A metal complex with the formula MCl4 3NH3 is involved in this hybridization. It upon reaction with AgNO3, ये क्या, ये रिएक्शन कर रहा है AgNO3 से और आपका AgCl बन रहा है x मोल्स, और x क्या है, इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम BrF5 देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 3 कंसेप्ट पूछ लिए डिफरेंट, ठीक है। अब 3 कंसेप्ट डिफरेंट पूछ लिए और आपको समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो स्टार्ट, ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखो क्या है, ये जो वर्नर थे इन्होंने अपनी एक वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी और ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि लेट जस्ट से कि इन्होंने एक 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 लिया, ठीक है। एक इन्होंने 1 मोल COCl3.5NH3 लिया, फिर इन्होंने लिया 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 लिया, ठीक है। और सबकी रिएक्शन इन्होंने AgNO3 के साथ करा दी। अब अगर इन्होंने देखा कि जब मैंने ये तीनों के तीनों लिए सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें Cl3 सेम है लेकिन इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ AgCl बन रहे थे, इसमें 3 मोल बने AgCl। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए। अगर इसमें रिएक्शन की लेट जैसे इसमें 2 मोल AgCl बने थे और इसे रिएक्शन की तो इसमें सपोज आपके बने 1 मोल ऑफ AgCl। अब इन्होंने कहा कि यार एक बात तो बताओ कि इसमें यही तो डिफरेंट है NH3 और उससे रिलेशन कुछ नहीं है, ये तो सब में सेम है नंबर ऑफ Cl, तो ये डिफरेंट 3 मोल्स और 2 मोल्स और 1 मोल क्यों बने। तो उसके बाद उन्होंने समझ में आया कि जो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस। आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस इस पे डिपेंड करता है, और जब आप इस पे डिपेंड करता है तो जब आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें Cl2 बाहर कितने हैं वो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयनाइजेबल Cl। नाउ जितने स्फीयर के बाद में Cl होंगे उतने ही यहाँ पे मोल AgCl बनते, क्योंकि वही आपके बनते हैं। जैसे अगर ये है और इसको ब्रेक करते हो तो यहाँ लेट जस्ट से X पॉजिटिव और यहाँ XCl नेगेटिव बन जाएगा, और ये ही जब आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो Ag प्लस Cl नेगेटिव X के साथ रिएक्शन करके AgCl बना देगा और X मोल ही बनाएगा। समझ में आया? तो ये थ्योरी होती है इसकी। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि ये नंबर ऑफ AgCl पे डिपेंड करता है और इन्होंने क्या बोला और X क्या है यहाँ पे, यानी जब आपने MCl4 3NH3 को इन्होंने AgNO3 के साथ किया तो इन्होंने कितने बोले, X मोल ऑफ AgCl बने, X मोल AgCl। अब इन्होंने X मोल बताया, वो नहीं बताया कितने बने। X मोल क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर BrF5। अभी को आपको पता है ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन की मेरी है, अब रिएक्शन आप यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं। तो कैसे होता है, सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 7 आउटर मोस्ट शेल में लिख लिया, आउट ऑफ दीज जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स Br के लिख दिए, और फ्लोरीन 1 2 3 4 एंड 5 एक लोन पेयर बचा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर X मोल्स यानी X विल बी इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। तो यानी जब आपका ये किया तो X की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, इज 1 बेसिकली। इसका मतलब जब मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाऊंगा तो इसमें जो Cl है वो एक ही होगा बाहर, यानी बाकी के 3 अंदर ही हैं। यानी जब मैं उसको लिखूंगा तो MCl3NH3 का थ्राइस, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। समझ में? अब इन्होंने कहा कि देन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इज। अगर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया तो इसको आपको पता लग गया होगा, दिस इज ऑफ टाइप Ma3B3, यानी A और B दोनों यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ओके। और जब Ma3B3 टाइप का होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इट शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन सा बनता है, एक तो फेशियल जिसको आप FAC भी शॉर्ट में लिख देते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है, मेरिडायनल, ओके, यानी MAR। तो यानी दीज 2 आइसोमर्स बनते हैं इसमें Ma3B3 में। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ओके।
among SO2, NF3, NH3, XeF2, ClF3 and SF4, the hybridization of the molecule with non-zero dipole moment and highest number of lone pairs of electrons on the central atom is. ओके पहली बात तो वो मॉलिक्यूल बताना है जिसका नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट हो और हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो। मैं गाइज अपने जो आवेश केमिस्ट्री चैनल है उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन की ऑलरेडी एक ट्रिक अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो मिल जाए, पता लग जाएगा यूट्यूब पे। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, और अगर नहीं तो जो भी आपको मेथड यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन, आई होप आपको निकालना आता होगा। क्या नहीं आता आप देख लीजिए। तो देखिए बेसिकली ये जो चार्ट है इसको देखिए आप, है ना, इसको मैं यूज करता हूं, जो इसको मैंने अपनी वीडियो में भी समझाया हुआ उसमें। तो करते क्या है, जैसे SO2 से स्टार्ट करता हूं तो सेंट्रल एटम जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको लिखते हैं। आउट वैलेंस शेल्स लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के 2-2 बॉन्ड बनते हैं ना, डबल बॉन्ड्स, ये हो गया। दो O थे तो 2 बना दिया, तो ये हो गया बॉन्डिंग्स में। लोन पेयर कितना हो गया, ये वाला जो बचे में, ठीक है। वीडियो को देखोगे आप समझ में आ जाएगा। तो 1 2 बॉन्ड पेयर्स एंड प्लस 1 लोन पेयर है इसमें, है ना। तो अब देखिए 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, एडिशन क्या हो गया 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 2 s1 है ना, 2 1 3 ऐसे होना चाहिए। सो sp2 विद 1 लोन पेयर, ओके। सो sp2 विद 1 लोन पेयर इज बैंड शेप, ओके, एंगुलर बैंड शेप, ये ध्यान रखना। क्योंकि बैंड शेप है तो SO2 इस तरह से आएगा बैंड शेप में, और एक लोन पेयर तो इस तरह। बैंड शेप क्या होता है, वी शेप, है ना। अब ऐसा अगर शेप है तो वी नो, अब देखिए इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा इस तरह से होता है, ओवरऑल इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका जो म्यू है वो नॉट जीरो, नॉन जीरो है। समझ में क्या मैं क्या करना चाह रहा था। तो अब ये तो हो गया कि जो मेरा SO2 है ये मेरा कैटेगरी में आ सकता है, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट है और लोन पेयर की वैल्यू है 1। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि नोट करने में बाद में याद रहे। अब दूसरा ऑप्शन है NF3, सेम आपको सेम यूज करना है, वही ट्रिक बता दूंगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेयर में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, F3 है तो 1 2 3 ये एक एक बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन लोन पेयर हो गया 1 2 3 4 का एडिशन हो गया लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का, है ना। तो अब sp3 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडेशन विद 1 लोन पेयर। अगर आप देखोगे sp3 विद 1 लोन पेयर, देखिए ये जो 0 लिखे है ना, ये बेसिकली लोन पेयर है एरो के ऊपर, है ना। तो sp3 विद 1 लोन पेयर मतलब पिरामिडल शेप होगी। तो पिरामिडल शेप का मतलब हो गया ये इस तरह से NF3, ओके। एक लोन पेयर तो इस तरह हो गया। तो अगेन इसका भी नॉन जीरो ही होगा, है ना। ओवरऑल किसी डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा है, निकल रहा है ना। तो इसका भी म्यू नॉन जीरो है और लोन पेयर कितना हो गया इसका 1। तो सिमिलरली ये भी क्वालिफाई करता है 1 ही लोन पेयर है इसका भी, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। सिमिलरली जब आप देखिए NH3 का देखते हो, NH3 का भी इसी तरह से बन जाएगा। NH3 में वही N और यहाँ F के बजाय H जोड़ दो, ओके। तो ये भी वही सेम sp3 पिरामिडल शेप 1 लोन पेयर 1, तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है 1 लोन पेयर। अब देखते हैं XeF2, Xe के आउटर मोस्ट शेयर में है आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 8, 2 F जोड़ने हैं तो एक F इधर एक F इधर। लोन पेयर कितने हो गए 1 2 एंड 3, तो 1 बॉन्ड पेयर कितना 1 2 और 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी sp3 तो वो हो जाए। देखिए sp3d 3 4 और एक 5, sp3d। तो sp3d विद 3 लोन पेयर्स क्या होता है, sp3d विद 3 लोन पेयर्स इज लीनियर शेप। तो लीनियर शेप हो जाएगा, यानी Xe इसमें इस तरह से हो जाएगा सेम। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ओके। तो इसको नहीं करेंगे। सिमिलरली ClF2 F3, Cl इस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन F, तो 1 2 3 4 5 6 7 आउटरमोस्ट शेल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन में तो 1 2 एंड 3 ये हो गया।
अब ये हो गए लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 लोन प्लस प्लस बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3d, इसमें 2 लोन पेयर्स हैं। sp3d विद 2 लोन पेयर इज टी शेप। समझ में? टी शेप कैसे होती है, देखिए Cl F F F ऐसी, और जो 2 लोन पेयर है उसके इस तरह से होंगे। अगेन दिख गया होगा आपको, ये तो एक तरह से कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये एफ नहीं करेगा ना। तो म्यू इसका है एक नॉन जीरो, ठीक है, और म्यू नॉन जीरो है, और इसका जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे 2, तो ये हो गए 2 एंड ये भी क्वालिफाई कर। अभी तक तो यही दिख रहा है ना, तो अब मैं इसको काट देता हूं क्योंकि फालतू में कंफ्यूज क्यों होना। ये अब तक कैटेगरी है, अब SF4 पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगेन जो सल्फर है उसके आउटरमोस्ट शेल में आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के ग्रुप में ही है, और 1 2 3 4 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर। बस पहली बात तो एक लोन पेयर दिखते आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये क्वालिफाई भी करता है, ठीक है, नॉन जीरो, लेकिन एक लोन पेयर है, तब यही बनेगा हमारा आंसर। समझ में आया आपको? तो अब फिलहाल देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 वही sp3d विद 1 लोन पेयर। तो sp3d विद 1 लोन पेयर इज सीसॉ। सीसॉ आपकी ये वाली शेप हो जाती है थोड़ी सी इस तरह की, समझ में आया? तो अगेन यही भी आपकी ये थोड़ी सी बेंट हो जाएगी ना, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन भी बनता है इधर। तो ये भी अगेन म्यू इज नॉट जीरो, लेकिन लोन पेयर 1 है, तो ये भी नहीं। फाइनल आंसर इज ClF3 वाला जो हो जाएगा। ClF3 में क्या बताया था आपको मैंने, ClF3 का होता है sp3d बताया था, अभी कैलकुलेट किया। तो sp3d यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि फॉर ClF3 ऑल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर में बी ड्रॉन एज फॉलोज। ठीक है, अब देखिए ClF3 का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो सबसे पहले आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी होगी, उसकी शेप देखनी होगी, करेक्ट। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको भी पता होगी। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो Cl है और 1 2 3 4 5 6 7 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और Cl ही क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ दीज 2, राइट। और अब 3f 1 2 3f जोड़ दिए और ये हो गया। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर देखना है, लोन पेयर इज 1 + 1 2, बॉन्ड पेयर 1 2 3 5 5 यानी sp3 3 और 1 4 यानी sp3d 3 4 5। sp3d विद 2 लोन पेयर्स अगर होते हैं ये होता है टी शेप्ड। अब इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी ना, टी शेप्ड का तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें। देखो आपको एक मैं फैक्ट बताता हूं, टी शेप में क्या होता है, इन्होंने कहा है, देखो इस तरह का है, इज सिमिलर टू ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल जो बायपिरामिडल शेप होगी उसी की तरह आपकी होती है टी शेप्ड। अब उसको ऐसे कैसे समझोगे, आप ऐसे समझो कि जैसे एक मेटल मेरा ये हो गया, ठीक है, जैसे PCl5 आप लिखते हो, है ना, उसी तरह से लगभग थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ये 3 जो हैं 3 पोजीशन तो होगी आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी अगर आप कंसीडर करोगे तो ये जो 3 पोजीशन है आर इन सेम प्लेन। उसके बाद में ये एक ऊपर एक बिलो द प्लेन है, ठीक है, समझ में आया, एक अबव द प्लेन, यानी ये होगी एक्सियल पोजीशन, समझ में आया। तो अब जब ट्राइगोनल पिरामिडल ये हो गया, अब इसको जब आप टी शेप में करते हो तो ध्यान देना आप, इसमें ClF3 है यानी सेंट्रल एटम हो गया Cl, ठीक है। अब इनमें से 3 पोजीशन तो आपकी CF ले लेंगे 3, क्योंकि 5 पोजीशन है टोटल, बची 2 ले लेंगे आपके इसमें लोन पेयर्स, समझ में। अब इनमें से 3 पकड़ लो जिसमें Cl डाल दोगे, सॉरी फ्लोरीन भर दोगे, और 2 ऐसे पकड़ लो जिसमें लोन पेयर डाल दोगे, और सारी की सारी पॉसिबल्स हैं, बट which is more stable and which is less stable depends on the repulsion. So अगर मैं ये कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, इसका मतलब दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज देखो अगर इसमें और इसमें देखोगे तो ये तो F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, और ये लोन पेयर हो गया। सिमिलरली इसमें देखोगे तो ये और ये और ये हो गई, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये
और सिमिलरली ये अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन, इसमें लोन पेयर हो गए। तो ऑल थ्री पोजीशंस जो स्ट्रक्चर्स हैं आर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो भी हैं CLF के। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ जो मैंने आपको स्टेबिलिटी की बात बताई थी कि स्ट्रक्चर्स तो पॉसिबल बट इसमें कौन सा स्टेबल है, तो उसमें ये होगा, देखिए ये देखो इन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर 3 इज मोस्ट स्टेबल एज द ऑर्बिटल्स हैविंग द लोन पेयर आर एक्सियल वेयर द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मिनिमम। ने कहा कि जो स्ट्रक्चर 3 है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज, यानी ये अगर यहाँ पे मैं लोन पेयर जोड़ दूं और इन तीन पोजीशन पे F लगा दूं तो ये कह रहे हैं कि ये वाले पे है ना सबसे कम रिपल्शन होता है इनसे और ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो कैसे, जब लोन पेयर आपके एक्सियल पोजीशन पे होते हैं तो ये तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं जो समझ में, कौन से, एक तो ये, एक ये, एक ये, तो जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उनसे रिपल्शन हो रहा है। यानी लोन पेयर अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो 3 बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो रहा है, समझ में है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये लोन पेयर जैसे इस केस में यहाँ पे अगर इस तरह फर्स्ट वाले केस में एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो राइट, तो इनको सिर्फ और सिर्फ 2 इसका एक्सियल बॉन्ड्स का रिपल्शन हो रहा है, इसका नहीं। तो यानी अगर लोन पेयर एक्सियल में है यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो रहा है विच इज लेस। तो इसका मतलब जो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो लेस रिपल्शन होगा, अगर एक्सियल पोजीशन पे उस पर ज्यादा रिपल्शन होता है, समझ में। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इन 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 4 देयर आर कितने sp3 sp2 एंड sp कार्बन एटम रेस्पेक्टिवली। इसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसमें अगर आप देखोगे sp3 कौन कौन से हैं, एक मैं रेड पेन से दिखा देता हूं। ये हो गया sp3 ओके 1, सिमिलरली ये sp3 हो गया 2, एक ये हो गया sp3 3, एक ये हो गया sp3 4। तो sp3 कितने हो गए आपके 4। सिमिलरली sp2 अगर देखने हैं तो sp2 कौन से हो गए, डबल बॉन्ड वाले, तो एक ये sp2 हो गया एंड सिमिलरली एक ये sp2 हो गया, यानी 2 sp2। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हो गए, एक sp हाइब्रिडाइज और ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज अगेन 2, समझ। और तो कोई कार्बन नहीं बचा, तो 4 2 2 यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। So in SO2, NO2 negative and N3 negative, the hybridization at the central metal are respectively। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मैंने वैसे अगर आपको ट्रिक समझनी है तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे ट्रिक लिखी हुई है। हाइब्रिडाइजेशन आवेश केमिस्ट्री सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगी यूट्यूब पे, नहीं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, जब इस टाइप के कंपाउंड को देखते हो तो जनरली आपको ये होने चाहिए कि जो मिनिमम या जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको सेंट्रल मेटल आइटम मानना है। सो सल्फर और O2 में सल्फर होके आउटरमोस्ट शेल में हो गए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, सिमिलर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन जुड़े और डबल बॉन्ड के साथ, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2, लोन पेयर कितने हो गए 1, तो ये हो गया 3 लोन प्लस पर बॉन्ड पेयर, है ना। तो अब इसको 3 को आपको sp1 1 2 एक और जोड़ना है, तो यानी 2 2 और 1 3 sp2, इसकी होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में। तो यानी ये कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली NO2 नेगेटिव को ऐसे ही करना है। N हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटर मोस्ट शेल में, एक नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को आपने यहाँ एक जोड़ दिया, ये हो गया। अब 2 O है तो अगेन 1 2 ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड से बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1 2, लोन पेयर कितना हो गया ये वाला है ना 1, तो 2 + 1 3, सिमिलर टू दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया। अगेन N3 नेगेटिव नाइट्रोजन ही है तो इसमें आपको बस एक ही नाइट्रोजन ले लो, 5 एक नेगेटिव है तो आपने इसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लिया, 3 N है। नाइट्रोजन जनरली 3 पर बॉन्ड बनाता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 1 और 1 2, तो यानी sp क्योंकि 1 + 1 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर फाइनल आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। देखिए इसमें सिंपल सा है। पहला देखिए ICl2 नेगेटिव है, इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको अगर नहीं पता। मेरी अगर हाइब्रिडाइजेशन
आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे उसमें ये कंप्लीट ट्रिक भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें बता रहा हूँ। इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है दोनों में से, आई, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 Cl हैं जोड़ दिए, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, है ना। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 और 2, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, लोन पेयर कितने हैं 1 2 और 3। बॉन्ड पेयर क्यों, देखिए ये वाला बॉन्ड है ना, ये 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें पूरा एक बॉन्ड होगा, है ना। तो 1 2 3 यानी लोन पेयर कितने हो गए 3, यानी बॉन्ड पेयर रेशियो 2 क्या हो गया 2:3, यानी ए का हो गया 3, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। H2O सिमिलरली H2O को देखते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम निकालेंगे, ऑक्सीजन में आप ये कहोगे कि इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए इसमें H और F का एक्सेप्शन आ जाता है, अदरवाइज अगर H और F है तो ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं बनते, नेवर, अदरवाइज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही लेना है। लेकिन इसमें क्योंकि H है तो ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो गए H, ये हो गए, तो यानी 1 2 1 2 2:2 यानी हो गया 4, यानी ये भी अभी तक मैच कर रहे हैं। SO2, नाउ SO2 में अगर आप देखते हो तो सेंट्रल मेटल लीस्ट 7 है S, ऑक्सीजन के ही ग्रुप में, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 O हैं, तो एक ये 2 डबल बॉन्ड बनते हैं ना। तो अब देखो 1 2 इन्होंने, देखिए मैं इसमें एक बता रहा हूँ, नॉर्मली जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसको आप एक मान के चलते हो, लेकिन इन्होंने इसके आंसर के अकॉर्डिंग ये ही मानेगा, अब क्योंकि आपको लास्ट वाले से भी पता लग जाएगा अगर इसमें कंफ्यूजन होगा। तो कैसे 1 2 3 4, तो 4:1 है, तो यानी इसमें हो गया 2, यानी ये दिख रहा है। और जिसको इसमें भी कंफ्यूजन दिख रहा है उसमें आप ऐसे सोच सकते हो XeF4 का देख लो, फाइनल ऑप्शन। Xe में क्योंकि नोबल गैस है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 F हो गए, और ये 1 2 3 सॉरी F इधर आ गए, तो 1 ये बॉन्ड पेयर ये हो गए 4, लोन पेयर 1 2, तो 4:2 यानी D का हो गया 1। तो यानी आपका इस तरह से हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब इसमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, कुछ आयंस दिए हुए हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम बेसिकली, उसको मैच करना है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप PF5 से ना। फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि ये सेम नाइट्रोजन ग्रुप में है, आपको ध्यान रख सकते हैं कि इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 आपको 5 F चाहिए। नाउ जिन बच्चों को ये वाला मेथड नहीं आता, वे आवेश केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और उसमें आपको ट्रिक पता लग जाएगी। बहुत बढ़िया शॉर्टकट माले हैं मैंने, और स्ट्रक्चर भी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन ये सब वगैरह, है ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी। अब देखिए इसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर तो 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए टोटल, यानी sp3 3 + 1 4 है, यानी एक हो रहेगा D, तो 1 1 हो गया, 3 4 5 ये आना चाहिए, तो sp3D, तो A का हो गया सेकंड। अब देखो A का सेकंड ऑप्शन हो गया, ये तो कंफर्म है, इजी था, तो A का सेकंड यानी फर्स्ट ऑप्शन, आपको बाकी के देखने की भी जरूरत नहीं। एग्जाम टाइम अभी मैं आपको सारा बताऊंगा बाकी का, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, आप ये सोचो आपको टाइम सेव करना है, एंड में अगर टाइम बचता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो टिक लगाओ और निकलो, समझ रहे हो, बस ऐसे टाइम सेविंग किया करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन खैर SF6 आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि ऑक्सीजन के ग्रुप में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 1 2 3 4 5 6 F को जुड़ गया। ओके, नाउ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6 यानी sp3d2 3 4 5 6। अब देखो B का आपका 3 भी मैच कर रहा है, अगेन NiCO4 इसको मैच करते हैं। NiCO4 में अब देखोगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट इसका चार्ज क्योंकि 0 है तो Ni 0 स्टेट में है। Ni0 का अगर आप वो 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ओके, नाउ बिकॉज अब देखो 3d8 4s2 ऐसे बनता है कुछ कि अब 4s2 यहां पे था, ठीक है। अब जब वैसे नॉर्मली तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी तरफ अप्रोच किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो गए, यानी ये किस तरह हो जाएगा,
एक तरह से 3d10 की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? ठीक है। अब क्योंकि 4 CO इसको एडजस्ट करने हैं, ये वाले S और P वाले लेगा, यानी एक CO, दूसरा CO, तीसरा एंड फोर्थ CO, यानी sp3। तो अगर C का देखोगे तो 4 भी मैच कर रहा है। नाउ जो इसमें सबसे आखिर का है, जो कि सबसे इसमें कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, या अगर किसी के लिए भी, जो भी अगर इसमें किसी को नहीं पता है, PtCl4 नेगेटिव। देखिए PtCl4 नेगेटिव में ये आपको ध्यान भी होना चाहिए अच्छे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें Pt -4 = -2, 4 Cl -1 में होता है, तो Pt +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ना इसका मतलब होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है विल बी 4f14 5d8 Pt +2 का। ओके, अब इसमें एक चीज गौर से देखो आप, और आप इसमें अब ये ध्यान रखो कि Cl4 जो Cl नेगेटिव है, अंडर नॉर्मल circumstances this behaves as a weak field ligand, right? But in case of this platinum 2+, it sort of behave as strong field ligand। अब वो इसलिए होता है कि in this particular case and due to the large size है, और जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है Pt2+ का इतना ज़्यादा है कि it induces strong या हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, जिसकी वजह से अब देखोगे, एक सेकेंड देखो मैं बताता हूँ। 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बिकॉज अब ये Cl नेगेटिव आता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा है, स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस सॉर्ट ऑफ बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पैर पुश हो जाते हैं अंदर की तरफ। इसका मतलब अब Cl नेगेटिव एक तरह से इसका कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से आ जाता है, लिविंग 1d एम्प्टी। समझ में आया? अब क्या होता है, क्योंकि हमें 4 Cl करने हैं, तो ये इस तरह से आ जाता है। देखो, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl, यानी DsP2। समझ में आया? ये जरूर थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, याद करना। हैंस आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स, हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। ये 3 चीज कंडीशंस प्रूव करनी है इन तीनों में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन किससे की है। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वैसे तो अगर नहीं आपको थोड़ा इश्यू होता है, मैंने अपने जो आवेश केमिस्ट्री चैनल है, करेक्ट, अगर उस पर सर्च करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक या हाइब्रिडाइजेशन आवेश केमिस्ट्री, तो आपको ट्रिक मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ, उसमें आप देख सकते हो, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, ईजी हो जाएगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड इन sp3 हाइब्रिडेशन, पहला है PF5। देखिए फॉस्फोरस के जो आपका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ओके, F कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, लोन पेयर 0, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, तो जो 5 ये हो गया सम। तो 5 वो कैसे कैलकुलेट कर दोगे, sp3 यानी 3 s1 है 4, यानी एक और जुड़ेगा, यानी sp3d। ओके, तो sp3d इसका आ रहा है। तो अभी देखिए मैं डॉट लगाऊंगा कि पहली कंडीशन किस में ट्रू हो गई, तो पहली कंडीशन इसमें ट्रू हो गई है ना। अब XeF4 देखते हैं। अच्छा, XeF4 से पहले एक चीज देखिए, sp3d विद 0 लोन पेयर है, तो इसका मतलब अगर आप, मैंने उस वीडियो में चार्ट भी बनाया हुआ है, तो sp3d विद 0, ये जो ये है ना, ये एरो पे बने हुए हैं, ये बेसिकली लोन पेयर है। तो sp3d विद 0 लोन पेयर का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ध्यान रखना है ना। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पहला। दूसरा अगर देखते हैं XeF4, क्या ये sp3d है, तो Xe के आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। F4 है 1 2 3 4,
तो लोन पेयर 1 2, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या हो गया, लोन पेयर हो गया 1 and 2, बॉन्ड पेयर क्या हो गया 1 2 3 4 6। तो इसकी तरह sp3d 3 4 और 1 5 यानी sp3d2। तो ये तो यहीं कट गया, इसको तो आगे लेना ही नहीं है। समझ में आ गया। SF4 देखते हैं, सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 फ्लोरीन जुड़ गए। लोन पेयर हो गया 1, बॉन्ड पेयर हो गया 1 2 3 4, तो यानी 4 + 1 5 यानी sp3d 3 4 और 1 5 sp3d। और ये sp3d विद 1 लोन पेयर का मतलब क्या होता है, सीसॉ। ध्यान रखना, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ये हो गया सीसॉ। ठीक है, ये तो अभी हो रहा है, तो यानी इसमें भी ए चल रहा है। सिमिलरली XeF2 अगर आप देखते हो, XeF2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 F जुड़ गए, तो 1 2 and 3 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 1 and 2, तो 3 2 5। सिमिलरली sp3d विद 3 लोन पेयर, sp3d विद 3 लोन पेयर इज लीनियर, तो यानी इसमें भी अब तक A है, ये हो गया लीनियर शेप। ठीक है, अब डिफरेंट बॉन्ड लेंथ से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि लोन पेयर वाला आपने बनाया हुआ, लोन पेयर थोड़ा इजी पड़ जाएगा। करेक्ट, तो हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, तो XeF4 पे तो PF5 पे तो 0 थे, तो ये कट गया। समझ में आया ना कैसे। सिमिलरली हैज लोन पेयर यहां पे है, ठीक है, और SF4 पे भी लोन पेयर और XeF2 पे भी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसमें कितने थे 1 और इसमें कितने हैं 3। ठीक है, अब ये दोनों में अब आपको बताना है कि जो कि हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स, उसके लिए इन सब दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, SF4 को मैंने बताया था आपको कि सीसॉ शेप हो जाएगी। SF4 यानी sp3d जो स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा वो कैसा होता है, ऐसे F F F F, यहां पर लोन पेयर होता है। सिमिलरली जब XeF2 की बात कर रहा हूं जो कि लीनियर शेप है, वो ऐसे हो जाती है XeF F। ठीक है, 3 लोन पेयर्स हैं, तो ऐसे। अब इसमें क्या है, बीइंग अ लीनियर शेप, ठीक है, जो दो बॉन्ड लीनियर है, जो भी इन लोन पेयर का रिपल्शन होगा इनके ऊपर वो इक्वल होगा। समझ, तो इसमें क्या होता है, इनकी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि देखिए सिमेट्री भी दिख रही है आपको, करेक्ट, सिमेट्री भी है। अब तो इस एक लोन पेयर की वजह से क्या होगा, इन सब पे जितना भी इन पे लीनियर शेप है ना, जो भी इफेक्ट होगा सेम है। तो जो अगर इसकी डिक्रीज होगी तो इसकी भी डिक्रीज, इंक्रीज हो रही तो इनकी सिमेट्री। अनलाइक जो सीसॉ शेप है इसकी, उसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे ये अबव द प्लेन हो गए, ठीक है, ये ऑन द प्लेन हो गए। तो अगर ये इस तरह से है बेसिकली, तो इनकी बॉन्ड लेंथ पे इस लोन पेयर का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन पे पड़ेगा। समझ रहे, तो नॉर्मल से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, तो इनकी अलग डिफरेंट। समझ रहे ना, एक आइडिया सा हो रहा है। जनरली क्या होता है कि अगर लोन पेयर है किसी सेंट्रल मेटल एटम पे, तो वो ज्यादातर डिस्टोर्शन फॉर्म करता है शेप में, इससे अनइक्वल बॉन्ड लेंथ हो जाते हैं या डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हो जाते हैं ना। तो अब क्योंकि इसमें तो सिमेट्री की वजह से लीनियर शेप थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें लोन पेयर था लेकिन ये अबव द प्लेन, ये ऑन द प्लेन है, तो इस पे फर्क पड़ रहा है। समझ रहे ना गाइस, तो यही इसका लॉजिकल हो जाता है। तो ये नहीं रहा, सॉरी सीसो शेप है, तो ये नहीं रहा लीनियर शेप। करेक्ट, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। Which of the following molecule shows paramagnetic behavior? Now guys, we know कि in order to show paramagnetic behavior we should have unpaired electrons, और अगर unpaired नहीं है यानी अगर सब के सब paired electrons हैं यानी जोड़े में हैं, तो these is said to be as diamagnetic behavior. Okay, अब देखो इसमें जब आप O2 N2 F2 मोलिक्यूल ये की बात करते हो प्रॉपर, तो इसमें आपका लगता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी।
ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी अगर आपका हैंड्स ऑन बढ़िया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने एक आवेश केमिस्ट्री चैनल पे अपने फॉर्मूला नंबर 242 ट्रिक अप्लाई की हुई है, यानी MOT आवेश केमिस्ट्री सर्च करोगे तो वो भी दिख जाएगा। खैर एनफ ऑफ इसका मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिंपल सा है, लिख लो ऐसे बॉन्डिंग, यहाँ पे लिख लो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब 242 फॉर्मूला नंबर लिखा था, यानी 242 ऐसे, ओके। अब ये जो है ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे जहां 2 हैं, और ये हो जाते हैं पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इधर सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार, ठीक है। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको कैसे। और इसमें देखो ऑक्सीजन का अगर आप देखते हो, ये सिर्फ ऐसा है बच्चों की लिखना ना पड़े आपको ज़्यादा और जल्दी से हो जाए, ये इस पे है, करोगे तो वही काम। ऑक्सीजन देखो एक ओके मॉलिक्यूल में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 में हो जाएंगे 12। तो 12 आपको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। तो 12 कैसे फिलअप करोगे? देखो सिग्मा जब बढ़ते हो तो एक लाइन में 1 2, ठीक है, फिर 3 4, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, बस मैंने डायरेक्ट लिए लिखने की जरूरत नहीं है। और जब ये 4 भरोगे तो ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये पेयर तभी कहलाएंगे जब इस तरह है। अगर ये इस पेयर, देखो पेयरिंग बेसिकली इसी तरह काउंट करोगे आप, है ना। तो अगर ये इस तरह भरे तो ये अनपेयर्ड भरे जाएंगे, है ना, इस तरह करके मानना। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10, कितने बढ़ने? 12 11 12। देखो ये अनपेयर्ड है दोनों के दोनों, क्योंकि ये इस तरह होने चाहिए थे। तो दिस इज अनपेयर्ड, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स O2 में कितने हो गए? 2, यानी दिस इज पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। सिमिलरली N2 में इसी तरह बढ़ना है आपको। N2 में अगर देखोगे आप, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें है एक N में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब आपको इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सब के सब पेयरिंग है। देखो ये पेयर, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर। तो दिस इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अगेन जब F2 की बात करते हो, F के जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, एक में 7, है ना, और दूसरे में भी 7 हो जाएंगे, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 सब के सब पेयर्ड हैं। तो दिस इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो नॉट यू आपका। और अगेन S2 में भी देखो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। सल्फर क्या है? ऑक्सीजन के ग्रुप में है, ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें टोटल 12, तो इसमें भी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। O2 आपका पैरामैग्नेटिक आया था, तो इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं ना, तो इसी तरह भरे जाएंगे। दोबारा क्यों कर रहे हो? ये पैरा ही हो जाएगा, है ना, समझना। सिमिलरली F2 का केस में क्या था? ये 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे थे। Cl2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, इसमें डायमैग्नेटिक, इसमें भी हो जाएगा। दोबारा नहीं करना, दिमाग लगाओ बच्चों। तो A एंड D वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा।